अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टॉपिक बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखेंगे डिफाइंड। इसकी डिफाइंड क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री लेयर इन एनिमल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन जो एक एनिमल सेल है उसके जो आउटर मोस्ट बाउंड्री लेयर है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसके साथ साथ एक और नाम भी दिया जाता है और वो नाम है सिलेक्टिवली पार्शियली डिफरेंटली मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली पार्शियली डिफरेंटली मेम्ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सी ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ को रोक देती है, सेल के अंदर जाने से या फिर बाहर आने से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ये उस चीज़ को अंदर आने देती है और जिस चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं होती ये उसको अंदर सेल के अंदर नहीं जाने देती। ठीक हो गया। आगे अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है लिपिड, सेकंड प्रोटीन, थर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या है, लिपिड कितने परसेंट होता है, प्रोटीन कितने परसेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट है जो सा वो कितने परसेंट होता है। तो इसमें जो लिपिड है वो है 20 to 40%, प्रोटीन है जो वो 60 to 80% और कार्बोहाइड्रेट की जो सी इसमें परसेंटेज है वो बहुत स्मॉल है। मीन के इसमें सबसे ज़्यादा जो सी चीज़ से ये बनता है वो है प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की जो लिमिट है अमाउंट है वो है 60 to 80%। उसके बाद जो लिपिड है वो है 20 to 40% और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ नेम के लिए है, बीच में बहुत कम अमाउंट होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आगे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके 2 मॉडल्स हैं। कौन कौन से? एक है यूनिट मेम्ब्रेन, एक है मोज़ेक फ्लूइड मॉडल। 2 इसके स्ट्रक्चर हैं। तो ये है जो सा स्ट्रक्चर, इसमें जो ऑरेंज कलर के ये दाने नज़र आ रहे हैं, ये जो बॉल्स हैं ये हैं प्रोटीन, लिपिड, और जो ये ग्रीन कलर की है ये है प्रोटीन। ठीक हो गया। पहले 2 लेयर्स होंगी लिपिड्स की और ऊपर 1 लेयर होएगी प्रोटीन की। तो ये एक स्ट्रक्चर जो बनता है ये एक हमें लुक देता है एक सैंडविच टाइप, कि इसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं, एक ऊपर वाली साइड पे एक नीचे वाली साइड पे, और जो कि कवर होती है प्रोटीन, दोनों साइड पे प्रोटीन की लेयर के, मतलब लिपिड्स के ऊपर वाली लेयर के ऊपर भी प्रोटीन की एक लेयर होगी और जो लिपिड्स के नीचे वाली जो लेयर होगी उसके साथ भी प्रोटीन की एक लेयर होगी और वो जो कि एक रेगुलर होगी, उसमें कोई प्रोटीन की जो लेयर है वो बिल्कुल रेगुलर होगी, कोई उसमें गैप नहीं होगा, एक सीक्वेंस के साथ होएगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं सैंडविच की तरह। क्या है मतलब इसका स्ट्रक्चर है जौन सा वो सैंडविच की तरह का होता है और इस मॉडल को हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट इसमें है, प्रोटीन इज़ अ कंटिन्यूस, मतलब मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स के ऊपर प्रोटीन की जो लेयर होती है उसमें गैप नहीं होता, वो कंप्लीट एक लेयर सीक्वेंस वाइज एक लेयर होती है। ठीक हो गया। देन इसका सेकेंड पॉइंट है लिपिड्स बाय लेयर प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, कि मतलब एक लिपिड की होगी लेयर ऊपर वाली साइड पे, एक होगी लिपिड की लेयर नीचे वाली साइड पे और उसके ऊपर भी एक प्रोटीन की लेयर होगी और नीचे भी प्रोटीन की लेयर होगी, मतलब एक ये पूरा कंप्लीट एक सैंडविच की लुक दे रहा होगा। तो थर्ड इसका पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज लाइक अ सैंडविच, कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सी वो सैंडविच की तरह की होगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट वाज प्रपोज्ड बाय अ जे डेवसन, मतलब ये हमें किसने दिया था मॉडल, ये हमें किसने बताया था? डेवसन ने बताया था, कि हमें ये बताया था कि ये सैंडविच की तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो नेक्स्ट हम जो मॉडल पढ़ेंगे उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 लेयर हैं
लिपिड्स बायलेयर की, ठीक हो गया। लेकिन ऊपर प्रोटीन की कोई लेयर नज़र नहीं आ रही, मतलब बिल्कुल थोड़ी इसमें प्रोटीन लगी होती है और कहीं कहीं लगी होती है। जैसे उन्होंने जे डेवसन ने बताया था कि एक पूरी लेयर होती है प्रोटीन की, इसने इन मॉडल में ये बताया कि प्रोटीन की लेयर नहीं होती, कहीं होती है कहीं नहीं होती, तो ये रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है प्रोटीन की लेयर। और दूसरा जो सी इसमें जो उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होती है वो लिपिड्स के अंदर धंसी होती है, ना कि अलग से एक लेयर बनाती है, वो उसके अंदर ही मर्ज होती है, कि जब वो हमें नज़र नहीं आती, वो अंदर ही उसमें जज्ब हो जाती है। तो अब आगे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये इसका मॉडल क्या था और क्या किसने पेश किया। तो इसमें वो कहते हैं फर्स्ट पॉइंट में प्रोटीन इज अ डिसकंटिन्यूस, मतलब जो प्रोटीन है वो इरेगुलर है, वो कंटिन्यूसली हमें नज़र नहीं आ रही, उसमें कोई हमें पूरी एक कंप्लीट प्रोटीन की लेयर नज़र नहीं आ रही, ठीक है। देन वो बोलते हैं कि प्रोटीन इज अ डिसकंटिन्यूस, प्रोटीन है जो इमर्ज्ड होती है, किसमें इमर्ज्ड होती है, उसके अंदर लिपिड्स बाय लेयर के अंदर, जो ये मैनर ऑफ मोज़िक के मीन, मोज़िक का मीन होता है कि इरेगुलर, कि मतलब कहीं है कहीं मौजूद नहीं है, हर जगह मौजूद नहीं होती, ठीक है। लिपिड्स बाय लेयर है जो उसमें प्रोटीन है जो सी वो ऐसे मतलब पूरी लेयर में नहीं मौजूद होती, कहीं कहीं होती है, इरेगुलर होती है। फिर वो थर्ड पॉइंट पे कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सैंडविच की तरह नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने जो यूनिट मेम्ब्रेन था उसमें उन्होंने क्या बताया था कि 2 लेयर होती हैं उसकी लिपिड्स की, उसके ऊपर 1 लेयर होती है प्रोटीन के ऊपर वाली साइड पे भी नीचे वाली साइड पे भी। तो वो एक स्ट्रक्चर जो हमें दे रहे थे वो था एक सैंडविच का स्ट्रक्चर। लेकिन इन्होंने बोला कि लिपिड्स बाय लेयर तो होता है, लेकिन ऊपर उसके प्रोटीन की जो सा लेयर है वो नहीं होती, वो इरेगुलर होती है और वो धंसी होती है अंदर। तो अगर उस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसके लिहाज से वो सैंडविच की शक्ल नहीं बनती। तो ये स्ट्रक्चर है जौन सा, ये मॉडल है जौन सा, ये हमें किसने दिया था, ये निक्सन और सिंगर ने दिया था। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये एक मॉडल दिया था। एक साइंटिस्ट था निकोलसन और एक था सिंगर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये मॉडल दिया था कि ये एक सैंडविच की शक्ल का नहीं होता, और ना ही इसमें प्रोटीन है जो सी वो रेगुलर होती है, बल्कि इरेगुलर होती है, और ये जो प्रोटीन है उसके अंदर धंसी होती है। और तीसरा उन्होंने बोला इसकी स्ट्रक्चर है जो सा वो सैंडविच की तरह भी नहीं होता। ये उनके पॉइंट्स थे जो उन्होंने पेश किए थे। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसके फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर प्लाज्मा के लिहाज से देखा जाए तो इसके फंक्शन क्या हैं, ये रेगुलर करता है फ्लो ऑफ मटेरियल को, काफ़ी मटेरियल को जाने देता है और कुछ को रोक देता है। मतलब ये इसका काम क्या है, ये फ्लो ऑफ मटेरियल है जो सा, उसमें क्या अहम किरदार अदा करता है, ये कि ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होते हैं जिनको ईजीली जाने देता है, लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं जिनको आसानी से नहीं जाने देता। जैसा कि ग्राफ में लिखा हुआ लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं जो से उनको ये इजीली जाने देता है, और नेचुरल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है जो सा उनको भी ये इजीली जाने देता है। लेकिन किसको नहीं जाने देता, ये आइंस को नहीं जाने देता। ये मतलब जो आइंस होगा उनको इजीली नहीं जाने देगा अंदर। जो सेकंड फंक्शन है इसका वो है एक्ट एज ए रिसेप्टर, ये एक रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। देन रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल, ये मैंने अभी पीछे भी पढ़ा है कि ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मटेरियल को, कि बहुत ज़्यादा मटेरियल जिनको जाने देता है ईजीली और कुछ को नहीं जाने देता। और वो कौन से थे जिनको जाने देता था, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया था, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हो गया था, और जो आयन थे उनको ये नहीं जाने देता था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्ट करता है एज अ मेम्ब्रेन बैरियर बिटवीन अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल इन्वायरमेंट, सेल के अंदर और बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उनके दरमियान एक बैरियर होता है। ये एक दीवार, बेसिकली किसको कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसकी दीवार बोला जाता है। ये एक बैरियर के तौर पर काम करता है उनके दरमियान एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सा वो मदद करती है। आपने ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि अब ट्रांसपोर्टेशन में कैसे मदद करती है। देखें, 2 तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक ट्रांसपोर्ट पैसिव और एक ट्रांसपोर्ट एक्टिव।
ये ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह से मदद करती है। देन रिसीव केमिकल मैसेंजर फ्रॉम अदर, ये क्या करती है, ये दूसरे जो सेल्स होते हैं उससे मैसेज है जो उनको भी रिसीव करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो दूसरे सेल से जो मैसेज आ रहे होते हैं उनको भी रिसीव करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है। और किस तरह से करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो आगे हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट क्या है। तो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की तरफ फ्लो, मतलब हाई से लो की तरफ जाना मॉलिक्यूल्स का, ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके ऑपोजिट, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब हाई मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या डेफिनेशन बनती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम यूँ लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का हाई की तरफ जाना, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लो से हाई की तरफ जाना, ये है अलोंग अ ग्रेडियंट। कैसे कि फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कश्ती है जो पानी के अंदर है, वो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ खुद ब खुद बहेगी, खुद ब खुद चलेगी। ठीक है, उसने जाना ही जाना इस तरफ। तो ये है अलोंग द ग्रेडियंट। और अगर मैं कहूँ इसके ऑपोजिट चले जाओ, मतलब कि लो से हाई की तरफ, तो उसके अगेंस्ट तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट अलोंग अ ग्रेडियंट नहीं होगा, इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक हो गया। इसी तरह आगे देखा जाए तो इट इज़ अ डाउन हिल मूवमेंट, मतलब ये जो कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा है तो इसमें डाउन हिल मूवमेंट यूज़ होएगी। और इसमें हमें एनर्जी भी हमें नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो खुद ब खुद ही आ जाएगा लो से हाई की तरफ। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट देखा जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो इसमें अप हिल मूवमेंट होगी। मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना है तो वो तो होगी डाउन हिल, जो ज़्यादा से कम की तरफ आना है तो उसमें मेहनत लगेगी। वो मेहनत के लिए हमें उसमें एनर्जी भी यूज़ होगी, तो इसमें हमें एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो अब आगे हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो डिफरेंट टाइप है उनके बारे में स्टडी करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहले नंबर पे आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो डेफिनेशन हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की थी, हम उसको एज इट उठा के यहाँ पे लिख देंगे। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये ही सेम डेफिनेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट की थी। ठीक हो गया। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर यही ट्रांसपोर्टेशन है जौन सी, ये अगर हमारे उसके थ्रू होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, तो वो ही मॉलिक्यूल्स का लो से हाई की तरफ जाना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की थ्रू होती है, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो इसकी थर्ड टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में था सिंपल के मतलब उसने ट्रांसपोर्टेशन करी, मतलब मॉलिक्यूल्स का बहाव था जौन सा वो हाई से लो की तरफ था, सिंपल, तो उससे कहा डिफ्यूजन। अगर उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई तो उसको हमने क्या बोला, तो उसको हमने कहा ऑस्मोसिस। अगर ये ही ट्रांसपोर्टेशन अगर ये थ्रो होती है कैरियर प्रोटीन के, तो इसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की। तो इसकी 2 टाइप्स है, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्टोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें इनटेक ऑफ मटेरियल होता है बाय फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें ना जो मटेरियल है वो जो सेल है वो अपने अंदर लेके जाता है और इसमें जो सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो इनफोल्डिंग होता है, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड होता है, और जो मटेरियल है वो अंदर चला जाता है इन अ फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, मतलब दानों की शक्ल में अंदर चला जाता है।
क्या होता है इसमें कि इसमें जो मटेरियल है वो अंदर जाता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ और वैक्यूल्स की शक्ल में पहुंच जाता है। जो इसकी सेकंड टाइप है वो है एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंदर का मटेरियल होता है जो हमें नहीं चाहिए वो सेल बाहर निकालता है। जब बाहर निकालता है तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो आउटफोल्डिंग होती है, मतलब बाहर की तरफ वो निकलती है और उसमें फिर वैक्यूल की ही शक्ल में जो हमने मटेरियल बाहर निकालना होता है वो वैक्यूल की शक्ल में बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब जो एंडोसाइटोसिस है उसको मज़ीद इसके आगे से दो मज़ीद टाइप्स हैं। तो कौन कौन सी टाइप है, एक है पिनोसाइटोसिस और है एक फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हम चीज़ अंदर लेके जा रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में होती है, पिनो मीन होता है लिक्विड। और अगर फैगोसाइटोसिस है इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिड टाइप में अगर कोई मटेरियल है जिसको हम अंदर लेके जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन होता है सॉलिड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप पेपर में इसको एज इट लिखते हैं तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।